हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, नए नए विषयों को लेकर के हम रोज़ हाजिर होते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी नया विषय, नया टॉपिक, और आज हम जिस विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं, यह विषय फूट न डालें देश न बांटें। ये जो फूट डालने की राजनीति है, ये फूट डालने की राजनीति कुछ वर्षों या सिर्फ भारत में नहीं रही है। ये फूट डालने की राजनीति बहुत पुराने समय से होती चली आई है। जब हमारे भारत देश में अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, अंग्रेज़ यहाँ पर शासन करने के लिए आने वाले थे, तो उन्होंने किसानों के प्रति प्रसंग है, उस प्रसंग को अगर यहाँ पर चालू करेंगे तो विषय से थोड़ा भटक जाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के माध्यम से कि देश में फूट डालेंगे, राजनीति करेंगे, और तब जा कर के हम यहाँ पर शासन कर पाएंगे। तो वही है कि फूट डाला, राजनीति की, और हम सभी लोगों पर शासन किया। तो उसी फूट डाले की राजनीति को हम आगे बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे प्रसंग जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि जनमानस, जन समाज, जनता जनार्दन उसको समझ नहीं पा रही है कि वो हमारे भीतर आकर के कैसे उन्होंने फूट डालने का काम किया। और आपको अगर राजनीतिक पक्ष और राजनीतिक पार्टियों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो एक चर्चा विशेष ये भी करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कलर हमारे जो हैं, हमारे जो रंग हैं, उन पर राजनीति करने का जो प्रयास किया है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा आपने समाज में देखा होगा, अगर कहीं भगवा कलर का झंडा लगा हुआ है तो हम लोग और ये जनता आइडिया लगा लेती है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का ये कलर है। भगवा यानी हिंदूवादी, राष्ट्रवादी कलर इसको जोड़ दिया है कि भगवा अगर है तो ये हिंदूवादी, राष्ट्रवादी कलर है। वहीं अगर हम नीले रंग की बात करें तो नीला रंग के झंडे अगर कहीं लगे हैं तो बहुजन समाज यानी हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी ओर ये इंगित करता है, उसकी ओर ये इशारा करता है कि ये कलर उनका कलर है। आप ज़रा देखिए कलरों की राजनीति किस हिसाब से चल रही है। वहीं अगर तिरंगे कलर की बात करें हम कि जिसमें तिरंगा हो, इसमें 3 रंग हो, तो उसमें और 3 रंग में भी वो जो हमारा तिरंगा केसरिया, हरा और सफ़ेद जो हमारी पट्टिका रहती हैं, जो हमारा पहचान बनती है, वो अगर कहीं लगा हुआ है तो ये व्यक्ति आइडिया लगा लेता है कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी की पार्टी का है। उसी तरीक़ा से अगर हम देखें तो लाल और हरा मिश्रित लगा हुआ है तो समाजवादी पार्टी की ओर इशारा करता है। मिश्रा जी, मैं कहना चाहूँगा ये तो उनकी अपनी पहचान है। झंडा तो हमारे इंडिया का एक ही है, लेकिन उनकी अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना झंडा है। जी 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 जी। झंडा नहीं, उनकी पहचान है एक तरह से। जी 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 जी। और ये होना भी जरूरी है। जी जी। फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सी पार्टी का क्या है। पार्टी का नाम से थोड़ा प्रचार करने के लिए उनका जी 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 थोड़ा वो होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए, लोगो होना चाहिए। जी जी जी। इसीलिए ये बनाया गया है। यानी तो हमारा जो इंडिया का झंडा तो एक ही है। जी जी। बस पार्टी अपनी अपनी है, अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। जी जी। लेकिन जो लोग एक दूसरे पर मतलब कि एक दूसरे की कटी पर चल रहे हैं आजकल। जी। एक पार्टी दूसरे को भड़का रही है, वो दूसरे को भड़का रही है। जी जी जी। और इसमें जनता पिस रही है बीच में। जी जी। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोग तो अपना कर खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जी जी। और मंत्री लोग क्या करते हैं, ये अपना किसी मुद्दे को लेकर अपने बैठ गए, उस पर बहसबाजी करने लगे एक दूसरे पर, उसने वो किया, इसने ये किया। लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि जनता क्या कर रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था है, कैसे मजदूर, बेरोजगार आदमी घूम रहा है, जी। मजदूरी नहीं पड़ रही है। एक फैमिली वाला आदमी अगर मानो अगर बाहर जाए तो वो गुजारा नहीं कर पाएगा। 8-10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये तो उसके यूँ ही लग जाते हैं। अभी इस टाइम जो आज तारीख कितनी होगी मिश्रा जी? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती है आज। महात्मा गांधी जयंती है। अरहर की दाल 180 रुपये किलो है। जी। अभी मैं दुकान पर गया था, अभी वीडियो शूट हो रही है, 180 रुपये किलो दाल है अरहर की। तो मजदूर आदमी कैसे खा पाएगा? मैं उसी विषय को लेकर के आने वाला हूँ। ये
पुनः मैं जो हमारा पुराना प्रसंग चल रहा था उस विषय पर हम आते हैं पुनः। और जो आप कह रहे हैं कि ये जो महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस महंगाई को ही मुद्दा बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप ज़रा देखिए कि उसी भगवा कलर से अगर हमने कोई सरकारी बिल्डिंग पोत दी, सरकारी बिल्डिंग की अगर हमने पुताई कर दी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दी, तो अन्य विपक्षी पार्टियां, अन्य लोग इसको जो है एक इशू बना रहे हैं। जो इशू बनाने की राजनीति है, वो कलर पर राजनीति करने का माहौल बन रहा है। मेरा भाव, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि कलर सभी हैं, कलर सबके बराबर हैं। कोई कलर छोटा नहीं है, कोई कलर बड़ा नहीं है, सब कलर का अपना महत्व है। लेकिन जो कलरों के प्रति ये जो राजनीति हो रही है, पता चल रहा है कि कोई पीला झंडा लेकर के आ रहा है तो उन्होंने कहा ये भारतीय सुहेल देव पार्टी है, ये ओपी राजभर की पार्टी है। तो इस प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे पता चला कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, तो पता चला आपने चौराहे तिराहे पे हर जगह हाथी की अगर प्रतिमा लगा दी तो आप ज़रा आइडिया लगाइए कि कितना पैसा वहाँ पर लगा होगा। लेकिन वो भी ज़रूरी है, लेकिन किस स्तर पर कितना लगाना है ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मूर्ति हाथी की लगाना, गजानन की लगाना, ये हिंदू समाज रीति रिवाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा है, मंगलमय है। लेकिन क्या मूर्तियों पर पैसा इतना लगाना क्या ज़रूरी है? ये मुख्य है। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो महंगाई हो रही है, हमारा जनमानस, जनता जो है महंगाई से जूझ रही है, तो ये अहम मुद्दा है। आप कह रहे थे कि जो दाल है वो 180 रुपये हो गई, सब्जियों के रेट कहाँ पर पहुँच रहे हैं, गैस सिलेंडर हमारा कहाँ पर पहुँच रहा है। और ये जो बढ़ा कर के कम करने वाली थ्योरी है, अब जनता इसको भी समझ रही है। आपको बताएं, जैसे अब ये कहने लगे हैं, ये हमारी सत्ताधारी पार्टी कहने लगी है हमने गैस का काम जो है वो दाम कम कर दिया है, हमने बहुत सारी चीज़ों के दाम कम कर दिए हैं। लेकिन ये जो बढ़ा कर के कम करने वाली योजना है, अगर इसको भी आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी आपको लगेगा कि कम कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। बहुत सारे प्रसंग हमारे पास में ऐसे हैं कि जिनके बारे में अगर चर्चा करें तो वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, और उसमें भी आपको भी लगेगा कि वीडियो बहुत जो है लंबा कर दिया है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात हम आप तक पहुंचा सकें, आपके मन को बदल सकें, आपके विचारों को हम जो है समझ सकें, तो इसके लिए हमारा वही प्रयास है कि ये जो राजनीति हो रही है फूट की, ये फूट की राजनीति हमारे घरों पे भी आ रही है। और हमारे घर का जो बड़ा और जो बुजुर्ग है, अगर वो थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो हम अपने घर की फूट को, हम हमारे घर में जो राजनीति होने लगी है उसको हम कहीं न कहीं दूर कर सकते हैं, कहीं न कहीं उसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको कहीं न कहीं लगना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिलाएं परिवार में आती हैं और परिवार में आकर के वो जो उनका जीवन साथी रहता है उसको समझाने लगती हैं कि आज तुम्हारे पिताजी ये कह रहे थे तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में ये कह रहे थे, हमारी माता आपकी माताजी हमारे बारे में ये कह रही थी, तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। तो ज़रा आप खुद आइडिया या अनुमान लगाइए कि क्या माता और पिता के बारे में, जिन्होंने आपका जीवन पाला है, जिन्होंने आपको संरक्षण दिया है, क्या उनके विषय में जो व्यक्ति बाहर से आया है वो अच्छी तरीके से बताएगा आपको, जब जानकारी होगा, या आप स्वतः जान रहे हैं तो कहीं न कहीं वो आपके पिता, आपके परिवार, आपके भाई, आपके बहन को आपसे कहीं अलग तो नहीं करना चाह रहा है। और अगर उसके अंदर ये विचार आ रहा है तो उसके अंदर ये विचार क्यों आ रहा है, वो क्यों अलग करना चाह रहा है, वो अपने को एकाकी, अलग, एकांत क्यों रखना चाह रहा है, वो एकाकी परिवार आखिर क्यों चलाना चाह रहा है, कहीं न कहीं ये भी अहम और गंभीर मुद्दा होगा। क्योंकि उसके मन को भी टटोलना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आखिर क्या ऐसा है, क्यों वो एक लाठी के सहारे पर चलना चाह रही है। क्योंकि आपने देखा होगा समाज में जितनी लाठियां, जितने मजबूत लोग होंगे, परिवार में जितने संगठित लोग होंगे, उतना ही व्यक्ति का परिवार प्रगति की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। लेकिन हम इसको जो है समझने में थोड़ा और सुव्यवस्थित भी रहेगा। तो हम अपने प्रिय भाई से भी जानना चाहेंगे, अगर मन में किसी प्रकार का और कोई संदेह हो
तो उसको भी शेयर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसको डिस्कस करके हम समस्या का समाधान करेंगे। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताओ जी। जो कहते हैं मंत्री लोग जब इलेक्शन आते हैं, पास में अब आ रहे हैं 2024, जी 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 तो उसमें ये ज़्यादा बोला जाता है कि मैं आने वाले इलेक्शन के बाद जी जी जो पार्टी जीतेगी, जी हमारी अगर पार्टी जीत गई तो मैं इन लोगों का कर्जा, जो किसान लोग हैं जी इनका कर्जा माफ़ कर देंगे। जी जी क्या गरीब लोगों को उनसे फ़ायदा होगा? जी जी। ये फ़ायदा की अगर बात की जाए, जो ज़मीन वाले नहीं हैं गरीब लोग, जी जी उन्हें क्या फ़ायदा होगा इससे? जी जी और किसानों को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जिनके पास ज़मीन है 20-25 रुपये की ज़मीन, वे तो अपना कर खा रहे हैं गांव में। जी जी गांव में ही हैं, गांव में काम करते हैं, जी कर्ज ले लेकर अपना लगा रहे हैं इधर उधर अपने बिजनेस में, जैसे भी छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है लोगों का, जी किसान लोगों का। जी जी। क्या इस पर और मजदूर के हित में कोई बात नहीं होती कि उन लोगों की, मतलब कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें ये दिलाएंगे वो दिलाएंगे, सैलरी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, जी जी वो अपने टाइम पे बढ़ती है हर, लेकिन वो नहीं है जैसे कि बढ़नी चाहिए सैलरी। अगर हम कहीं ना कहीं अगर कर्ज माफ़ी की बात करें तो कर्ज माफ़ी के लिए लोग बहुत सारा कहते रहते हैं कि माफ़ करना ठीक नहीं है, कुछ पार्टियों को कहना माफ़ करना ठीक है, कभी कुछ सत्ता में आने के लिए भी जनता को प्रलोभन देते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमको वोट दीजिए, अगर हम आए तो कहीं ना कहीं हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे। लेकिन अगर इसको समय के अनुसार अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कर्ज माफ़ी समाज के लिए, किसान के लिए अमृत तुल्य हो जाती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये तिनके का सहारा होती है। तिनके के सहारे की अगर हम बात करें, आपको कभी न कभी ऐसा होता है, प्राकृतिक वातावरण जब थोड़ा भिन्न हो जाता है तो किसान की फसल प्रभावित हो जाती है। और किसान की जो फसल प्रभावित हो जाती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है, हमारा भावना ये है कि फसल प्रभावित हो गई यानी उसका जीवन प्रभावित हो गया। और जीवन अगर प्रभावित हो गया तो आने वाले समय में उसके सारे के सारे काम प्रभावित हो जाते हैं। तो वो सारे के सारे काम प्रभावित ना हो तो सरकार को भी थोड़ा मौसम को ध्यान में रख करके, प्राकृतिक वातावरण को ध्यान में रख करके, हमारा भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण को ध्यान में रख करके, या विशेष प्रकार का कोई सर्वे करा करके कि हमारे समाज को क्या कर्ज माफ़ी की आवश्यकता है, क्या हम अपने समाज को कर्ज माफ़ी अगर देते हैं तो क्या हमारा समाज ये और उठ सकता है। अगर हमारा समाज उठने का काम कर रहा है तो कर्ज माफ़ी कहीं न कहीं ये हमारे समाज के लिए एक बूस्टर डोज हो जाएगा, हमारे समाज के लिए कहीं न कहीं ये संजीवनी का काम करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों को चलाने के लिए उसमें बहुत सारे बेरोजगार युवा रोजगार पाते हैं, तो कहीं न कहीं कंपनी की जीडीपी कहीं न कहीं ग्रोथ अगर डाउन हो जाती है तो कंपनी उनको सपोर्ट करती है। तो कंपनी सपोर्ट इसीलिए कर रही है कि वहाँ 1000, 1500, 2000 व्यक्ति काम कर रहा है। काम कर रहे का मतलब ये हुआ कि वहाँ से 1000, 2000 लोगों के परिवार की रोटियाँ चल रही हैं। तो इसलिए समाज और सरकार मिलकर के काम जब करती है तब जा कर के देश में खुशहाली का, तरक्की का और हमारा देश जो प्रगतिशील से विकसित होने की ओर लगातार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कर्ज माफ़ी ज़रूरी भी है, लेकिन अगर कहीं न कहीं इसको रेवड़ी कल्चर दिया जाए, रेवड़ी कल्चर का मतलब हमारा यही है कि छोटा छोटा कहीं न कहीं प्रलोभन, अगर इसको प्रलोभन के तौर पर देखा जाए तो ये प्रलोभन के तौर पर कहीं न कहीं गलत रहेगा। हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम लोग प्रलोभन में ना फंसें, हम उस पार्टी को सपोर्ट करें, उस पार्टी को वोट दें जिसने काम किया है और आपका मन भी ये कहता है कि कहीं न कहीं ये कुछ अच्छा काम करेगा। लेकिन जो देश को, समाज को, धर्म को बांटने का काम अगर कर रहा है तो कृपया ऐसी पार्टियों को सपोर्ट ना करें, वोट ना दें और समाज में भी ये जागरूकता फैलाएं। क्योंकि आने वाला समय बांटने का नहीं, काम करने का समय है, काम दिखाने का समय है, सबको साथ में लेकर के चलने का काम है, भेदभावपूर्ण वातावरण हटाने का काम है। और ये भेदभावपूर्ण वातावरण जब हटेगा
तो हमारा भारत स्वर्णिम भारत होगा, हमारा भारत जगत गुरु होगा, हमारा भारत दुनिया के नक्शे पर चमकने वाला पहला देश होगा। और वो आपको बताएं, ये भारत पूरे देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत देश होगा। लेकिन हमको चाहिए कि हम अपने देश के लिए तन मन और जहाँ तक हो सकता है अगर धन की भी ज़रूरत होती है तो हमको लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारे देश का काम है, ये हमारे घर का काम है, ये हमारे समाज का काम है, ये हमारा स्वयं अपना काम है। और इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन भी हमारा ये है कि ये अपने तक की मानसिकता, छोटी मानसिकता, ये हमारा है वो तुम्हारा है, ये मानसिकता हटाते हुए सारा समाज अपना है, वसुंधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना घर है। ऐसी मानसिकता को लेकर के अगर हम चलेंगे तो कहीं न कहीं विकसित और विकासशील होंगे। नमस्कार।